हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व से फर्स्ट, और उसी में हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे, नाजीवाद और आपका हिटलर का उदय। तो हमने इस नाजीवाद के अंतर्गत आपका देखा कि हिटलर की कहानी क्या थी, डॉक्टर ने कैसे आपकी डेथ करी, मित्र राष्ट्र कौन थे, ध्रुव राष्ट्र कौन थे, कैसा अनुभव रहा। ठीक, तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे और ये आपको वाटर शैडो में दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी गणराज्य, और हमने पूरी हिटलर की कहानी को पढ़ लिया। क्लियर है? तो सारा आपका हिटलर की कहानी को पढ़कर हेलमुट की पूरी कहानी, नाजी कौन थे बेसिकली आपका, तो नाजी आपका हिटलर थे, कैसे उन्हें यहूदियों को, पोलैंड के लोगों को आपका मौत के घाट उतारा था, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो और बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। ठीक है, मित्र राष्ट्र का मतलब क्या था, ठीक, इसमें आप इनको देख सकते हैं। ठीक, देख लिया? चलिए आगे बढ़े। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे आज और हर चीजों को इसमें जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास भी। सबसे पहले आप देखिए वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर राज्य था। कैसा था? ताकतवर था। और ताकतवर होता क्यों ना, आपने देख चुके हैं स्थिति क्या थी। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। किसके साथ मिलकर? इंग्लैंड और फ्रांस और रूस के साथ के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस और रूस के साथ वो अंग्रेज था, यानी कि ये आपका उनके साथ युद्ध लड़ा था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में लड़ा गया। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति में सोचकर यह युद्ध में कूद पड़ा कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में ही सफलता हासिल कर ली। किस पे कब्जा कर लिया? फ्रांस और आपका बेल्जियम पर किसका कब्जा हो गया? आपको पता होना चाहिए, वो आपका जर्मनी का। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो इस खेमे में काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक, साम्राज्यवादी जर्मन का पराजय और सम्राट पर परित्याग की वह संसदीय पार्टी जर्मन गणराज्य की व्यवस्था का एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर एक राष्ट्रीय सभा बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया गया। नई व्यवस्था में जर्मन यानी कि राइक्सटैग के प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों का समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया। ठीक है, चलिए। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। अब जब नया गणराज्य बना तो खुद किनको रास नहीं आ रहा? जो आपके जर्मनी के लोग हैं उनको ही ये आपका रास नहीं आया। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजय देशों पर उनकी कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधियों जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर
और अपमानजनक थी। इसी संधि की वजह से जर्मनी अपने सारे उपनिवेशों, करीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% भूभाग पर लोहा भंडार, 26% भूभाग पर कोयला, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोधन अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया कि भैया जितनी भी, चाहे डेनमार्क हो और लिथुआनिया हो, जो तुमने आपके मित्र राष्ट्रों पे हमले करे हैं, उससे जो लॉसेस हुआ है उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो श्रीमान आपको जाता है, यानी कि जर्मनी को। इसके एवज का मतलब होता है बदला। एवज का मतलब क्या होता है? बदला। उसके एवज में आप पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। कितने का? 6 अरब पौंड का। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक से ज्यादा मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इसे हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान का भी वायमन गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। कह रहे भैया जो वर्साय में अपमान हुआ था ना, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका यही, आपका जो लोग हैं, यही रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सबसे पहले जर्मन को देखिए। आप जर्मन राज्य को देखेंगे तो ये है बेल्जियम और ये है राइनलैंड जिस पर कब्जा हो रहा है। ये जर्मन है, ये जर्मन है, ये वेस्टर्न प्रसा है, ये पॉन्सन है, ठीक है, और ये आपका पोलैंड है। देख लिया? और ये आपका फ्रांस। ठीक। अब ये आप यहाँ देख सकते हो कैसा उन पर जो है आपके दिक्कतें उनको देखनी पड़ी, कैसी क्या चीजों को उनको सामना पड़ा। चलिए, युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरी महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। यानी कि एक टाइम था यूरोप से लोग क्या लेते थे? अपने देश के लिए कर्ज लेते थे। लेकिन युद्ध के बाद क्या हो गया? उल्टा यूरोप आपका कर्जदार हो गया। यानी कि जो कर्ज दाता द्वीप था वो कर्ज लेता द्वीप हो गया। और कह रहे यह विडंबना थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा दिए गए अपराधों का हर्जाना नवजात का मतलब होता है नया शिशु, नवजात वाइमन गणराज्य से वसूला जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना ही पड़ता। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अब किसी का लॉस हो तो हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से सामाजिक, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनवादी, राष्ट्रवादी मिथकों की तरह ही हमले की निराशा बनाए जाने पर नवंबर में अपराधी कहकर उनके खुलेआम मजाक बनाया गया। इन मनोदशा से 20 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटना पर भारी बहस, यानी कि बहुत डिस्कशन चला। यानी कि जो नया वाइमर संविधान बना है जर्मन का, अब गलती पुराने क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे उनकी थी, लेकिन जो नया आपका वाइमर बना है वो उन सब चीजों का उनको खामियाजा भुगत रहा है, उन सब चीजों को आपका देख रहा है और उसे ही ये सारी चीजें चुकानी पड़ेंगी, क्योंकि वाइमर में ये स्थिति खड़ी कर दी है। ये फिलहाल उसकी मनोदशा है। युद्ध से पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब सिपाहियों से ज्यादा जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको सम्मान दिया जाने लगा।
राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया ने खतकों की जिंदगी महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही को खतकों की बड़ी यातनाएं जिंदगी जी रही थी। वे लाशों के खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों पर पल पल मरते देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रमण, फौजी प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा, चाहे बाकी सारी चीजें गुण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आई रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस समय लोकतंत्र एक न्याय और बहुसंख्यक नाजुक विचार, जो कि दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जिस तरह की अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी है, हम उसका सामना आपका नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है? राजनीतिक यानी कि रेडिकलवाद, यानी कि अमूलवादी परिवर्तन, इन्हीं को कहते हैं ना रेडिकल, परिवर्तनवादी, और आर्थिक संकट कि अब क्या होगा, कैसे आर्थिक संकट आएगा, कैसे आपके रेडिकल वाले लोग आएंगे, ये थोड़ा सा हमको इसमें देखना है। अब देखिए, कह रहे कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में बोल्शेविक मत क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में स्पार्टलिक क्रांतिकारी विद्रोह ने योजनाओं को अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों की सोवियत योजना बनाई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था में हिमायती के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक गुट ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। ऐसा लिया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का उन्होंने क्या लिया? आपका फैसला लिया। ठीक। आखिरकार वाइमर गणराज्य के पुराने सैनिकों को फ्री कोर नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया और पूरी घटनाक्रम के बाद साफ्रेकिटो ने जर्मन में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब जर्मन में क्या आ गया? आपका कम्युनिस्ट की नींव डल गई है। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी, समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। ठीक। और हिटलर के खिलाफ कभी भी उन्होंने साझा मोर्चा नहीं खोला। क्या नहीं करा? कि चाहे हिटलर हो और जो आपके साम्यवादी तो समाजवादी ने कभी भी ज्वाइंट रूप से आपका मोर्चा नहीं खोला। क्रांति और उग्रवाद दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों की आवाज उठाने लगे। किसकी? कि भैया जो अमूल चूल परिवर्तनवादी हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज को उठाया और आपका देखा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकटों से और बल मिला। जर्मन में पहला युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया। कैसा हुआ? कर्ज लेकर लड़ा गया। और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा। हर्जाने का मतलब होता है जुर्माना, जो आपको देना पड़ता है, दंड जो होता है उसे हर्जाना या जुर्माना कहते हैं। यह दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार में लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। अब कैसा हो गया कि भैया अब तो वो कंडीशन है कि जो जर्मन है उसमें जो स्वर्ण भंडार है वो समाप्त ना हो जाए। आखिरकार 1923 में जर्मनी में कर्जा और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मनी बोलते भैया ना तो हम पर कर्जा है दे पाएंगे ना हर्जाना, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से क्या वापस करेंगे? मतलब मूल वापस कर सकते हैं, मूल का मतलब जो कर्जा है, हर्जाना मतलब जो उसका ब्याज है, जो पर देना है जुर्माना, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मन के मुख्य औद्योगिक इलाके में रूर पर कब्जा कर लिया। रूर आपका कोयले वाला क्षेत्र है, बहुत यहाँ पर आपके खनिज मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो उस पर कब्जा हो गया। किसने? फ्रांसीसियों ने। पहले फ्रांसीसी ने जर्मन पर कब्जा किया और अब फ्रांसीसियों ने जर्मन पर कब्जा कर लिया।
तो पहले जर्मनी आए फ्रांसीसी को कब्जा करने के लिए, फिर फ्रांसीसी जर्मन पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयले भंडार वाला क्षेत्र, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मात्रा में पीट, लिग्नाइट और आपका बिटुमिनस बढ़िया कोयला यहाँ पर मिलता है। क्लियर है। और जर्मनी के ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में खड़े बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि मुद्रा मार्क्स का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अगर आप डिमांड से ज्यादा अगर आप करेंसी को छाप दोगे तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। यह क्या होती है, जो करेंसी की वैल्यू है वो आपका गिर जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, वेतन भुगतान और बर्लिन में टोकरियों और ठेलों के कागजों के नोट के लदे, यानी कि स्थिति ये होगी, लोग नोट के नोट छपे हैं, ठीक, क्योंकि अब उन्हें क्या होगा, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क्स के बराबर थी। जुलाई में 3,53,000 मार्क्स, अगस्त में 46,000, 21,000 मार्क्स और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क्स हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क्स की कीमत गिर गई तो जरूरी चीजें कीमतों का असर आसमान छूने लगी। अब जब पैसे की वैल्यू गिरेगी तो चीजें कैसी होंगी, महंगी होंगी, वो तो आसमान छुएंगी, उनका रेट तो बढ़ेगा, ये चीज तो बता रहा है। रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते थे। अगर मान लीजिए एक पाव रोटी खरीदनी है तो उनको बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखते हैं, आप यूरोप, आप वियतनाम, कंबोडिया, हरनोई, आप लाओस आइए तो वहाँ नोट एक्सचेंज है। वो भारत का नोट एक एक वहाँ के नोट के बहुत 10,000, 20,000 में बदला जाता है। तो जो आपने नोटों की मंडी देखी है ना, वो ऐसी कंट्री में होती है जहां पर देश अधिक नोट छापते हैं, तो दूसरे कंट्री का नोट उनके यहाँ बहुत महंगा होता है। अब मान लीजिए भारत का 1 रुपया वहां 5,000 रुपए के बराबर हो, आपकी जेब में 50,000 की गड्डी रख के ले जा रहे हो, लेकिन वहां अगर सारी करेंसी 10-10 के 20-20 के नोट हो तो आप पूरा थैला उठाओ फिरोगे। क्लियर है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। जर्मन समाज दुनिया भर के हमदर्द का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति, यानी कि जब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और पैसे की कीमत कम हो जाए, उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसों में बहुत कम वस्तुएं, जैसे 100 रुपए में एक टॉफी, क्लियर हो गया, या 1,000 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट। ये क्या है, मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रा का वैल्यू गिर जाना ही क्या है, आपका इन्फ्लेशन। सॉरी, इन्फ्लेशन, मंदी है। ठीक, आगे बढ़े। जर्मन का इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका आया, उसने बोला चलिए आइए हम हेल्प करते हैं। इसके लिए अमेरिका ने दवास योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्त को दोबारा तय किया कि भैया अब जो तुम पर पेनल्टी लगाई गई थी हम उसको अब दोबारा तय करते हैं। ठीक, अब देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर, तो कैसे कैसे लोग सोते हैं ये आपको दिखाई देगा। चलिए, तो आपने देख लिया तो किस तरीके से ब्रिटेन में, सॉरी, जर्मन में कैसी आर्थिक मंदी आ चुकी है और क्या स्थिति है। तो ये सब कैसे हुआ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा घर जाकर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।